हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिस पर आप अंग्रेजी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और अंग्रेजी व्याकरण का अध्ययन करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? प्रोनाउन पे, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। और प्रोनाउन में पिछला प्रोनाउन की स्टार्ट हुई थी, जिस वजह से पहला प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था जो था पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने चार्ट आपको बना दिया था। ठीक, अब पर्सनल प्रोनाउन की कुछ खास बातें हैं, जैसा कि मैंने बताया था सबसे अधिक जितने भी प्रोनाउंस आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसमें से सबसे अधिक जिसके बारे में मैं बातें बताऊंगा वो कौन है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी आपने एक चार्ट बनाया था। आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन का उचित उपयोग कहाँ है, किन किन स्थितियों में हम कैसे कैसे करते हैं, उसी को पढ़ना है हमको। बेसिकली आज का वीडियो उसी पर आधारित होगा। तो देखो, हेडिंग पड़ी हुई है एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। एप्रोप्रिएट मतलब उचित, फॉर्म माने रूप, ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक, तो पहला था कि किसी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का जो क्रम होता है ना, वो 2 3 1 होता है। अब 2 3 1 मतलब आपने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में कितने प्रकार? 3 प्रकार हो गए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ 2 का मतलब सेकंड समझना है, 3 का मतलब थर्ड समझना है और 1 का मतलब फर्स्ट समझना है। ठीक, तो किसी वाक्य में जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका क्रम क्या होता है? 2 3 1 होता है। जैसा एग्जाम्पल भी सामने है, यू, ही एंड आई। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। तीनों आए थे इसमें, तो इसलिए पहले किसका यूज हुआ? सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का। आर माने है गोइंग, माने जा रहे, टू द पार्टी माने पार्टी में। कहीं भी जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब किससे है कि तीनों आए या नहीं आए। अगर तीनों आ रहे हैं तो उनका क्रम क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ठीक, बट यहां एक चीज और ध्यान देनी है आपको। वो क्या ध्यान देना है कि अगर कोई है जो पाप, दोष या भूल स्वीकार कर रहा है, प्रोनाउन तो आए हैं लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि पाप, दोष या भूल स्वीकार की गई हो, तब उनका जो क्रम होता है वो 1 2 3 का होता है। 1 2 3 मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही हैव स्टोलन द मनी। यहां इन्होंने एक्सेप्ट किया है ना। तो अब देखो, एक्सेप्ट किया तो यहां भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, लेकिन पहले फर्स्ट यूज हुआ है, फिर सेकंड यूज हुआ है, फिर थर्ड यूज हुआ। क्लियर है? अब देख लो तीसरा रूल क्या है कि अगर लेट है तो लेट के बाद हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर वो वाक्य में लेट हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखो, लेट हर, लेट था, इसके बाद अब प्रोनाउन मिल गया कौन? हर। ठीक, या मी, तो ये किस केस में आए हुए हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। और केस कहां से पता चलेगा? इसके लिए मैंने आपको चार्ट बना दिया था, वहां से स्टडी करना पड़ेगा आपको कि कौन सा रूप किस केस में है। अगर आपको चार्ट स्टडी हो गया है, याद है, तो आपको पता होगा कि वहां हर कहां पे था? ऑब्जेक्टिव केस में था। ठीक, मी कहां था? ऑब्जेक्टिव केस में था। अगली बात है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। पहला कहाँ था? लेट के बाद। दूसरा प्रीपोजिशन है तो उसके बाद भी हम कौन सा केस का प्रोनाउन यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का। सी, लाफ, वह हंसी, यहां से तो कोई मतलब नहीं, यहां से एट प्रीपोजिशन मिल गया। इसके बाद जो केस आएगा वो किसका होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, यू और हिम। ठीक, तो अभी बातें इतनी नहीं है, और भी है। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं दूसरा बताता हूं। चलिए फिर देखते हैं पांचवा नियम क्या कहता है। पांचवा नियम यह है कि देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है यदि तुलना दो नॉमिनेटिव्स के बीच हुई हो। समझो क्या कह रहा है? देन, आपको पता है देन का प्रयोग कहां होता है? तुलना करने के लिए ही होता है। ये तो क्लियर है।
कि देन हम लोग कहाँ लगाते हैं, जब भी तुलना करना होता है। तो वही बताया जा रहा है कि देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। कब? अगर तुलना दो नॉमिनेटिव्स के बीच हुई। नॉमिनेटिव मतलब कर्ताओं के बीच। तो क्या करेंगे हम, देन का प्रयोग के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल, ही रन्स फास्टर देन आई। अब यहां देखो, ही कौन से केस का है? नॉमिनेटिव का है। और आई, अब देखो, ही नॉमिनेटिव केस का है और तुलना भी जिससे की जा रही है वो नॉमिनेटिव केस है, इसलिए इसके पास देखो क्या है, देन के बाद नॉमिनेटिव केस हमने लिया। तुलना अगर नॉमिनेटिव के बीच होगी तो नॉमिनेटिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव के बीच होगी तो ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे दूसरे में देख लो, पहले में तुलना ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव के बीच हुई है तो यहाँ देन के बाद नॉमिनेटिव केस आया है। दूसरे में सी लव्स यू मोर देन मी, यहाँ देख लो तुलना क्या है, ऑब्जेक्टिव में हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ। ठीक है, क्लियर है? क्या तुलना अगर नॉमिनेटिव के बीच होगा तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस, तुलना अगर ऑब्जेक्टिव के बीच होगा तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के यूज करेंगे। बस इतनी सी बात थी। ठीक, क्लियर? अगला है, जब दो अथवा अधिक सिंगुलर नाउन, दो अथवा दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़े हो तो उनके साथ जो प्रोनाउन प्रयोग होगा। अब देखो, नाउन प्रोनाउन ध्यान देना, नाउन पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब दो सिंगुलर या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एक दूसरे से जुड़े हों तो हम क्या करेंगे, वहां जो प्रोनाउन प्रयोग करेंगे वो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, अमर एंड आनंद आर डूइंग देयर होमवर्क। अमर सिंगुलर नंबर, आनंद सिंगुलर नंबर, जुड़ा किससे? एंड से। ठीक, तो यहां जो प्रोनाउन आया देख लो क्या है, दियर, प्लूरल फॉर्म में है। अब इसमें एक शर्त है, क्या शर्त है? वो अगले रूल में है कि अगर ये लोग एंड से जुड़े हों लेकिन किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर इशारा करते हों तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे द हेड क्लर्क एंड अकाउंटेंट। हेड क्लर्क और अकाउंटेंट दोनों देखो दो लोग हैं, सिंगुलर है, हेड क्लर्क सिंगुलर, अकाउंटेंट सिंगुलर, एंड से जुड़े हैं तो यहाँ तो प्लूरल लगना चाहिए, बट यह प्लूरल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ की इशारा कर रहे हैं। वर्क कार्य है और उस कार्य को क्या कर रहे हैं? अच्छे से कर रहे हैं। ठीक, तो एक ही चीज की ओर ये लोग इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहां प्रोनाउन जो आया वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक, अब इसको नोट करो, फिर अभी आगे और भी। चलिए, अगला नियम क्या है वो पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा कि नंबर क्या डालूं उसका। पिछले में ध्यान उतर गया क्या कौन सा नंबर डाला था, तो इसलिए मैंने एरो लगा दिया है। क्या है वो? जब दो सिंगुलर नाउन ईच अथवा एवरी के साथ एंड के द्वारा जुड़े हो। ठीक, एंड के साथ जुड़े हो बट नाउन के साथ ईच लगा हो तब की बात है, तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑन हिज राउंड फाउंड दैट एवरी टीचर। देखो, एवरी टीचर नाउन टीचर है, इसके आगे एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट दोनों लग गया और ये एंड से जुड़े हैं। नाउन टीचर, नाउन है स्टूडेंट, इसके आगे एवरी, इसके आगे भी एवरी, तो आगे एवरी लग गया और ये एंड से जुड़े हैं, तो यहां जो प्रोनाउन यूज होगा वो कैसा हो गया? सिंगुलर हो। ठीक, अब जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन आर अथवा नॉर द्वारा जुड़े हो, मतलब ये आर से जुड़े हो या नॉर से जुड़े हो, तब जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम वो पास वाले, जहां भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो उसके पास वाले को देखना है। पास वाला जो नाउन है उसका नंबर क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके अनुसार प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट्स शुड फुलफिल देयर प्रॉमिस। देख लो यहाँ आइदर आर के द्वारा जुड़ा है। ठीक, कौन कौन? मैनेजर और असिस्टेंट। तो मैनेजर देख लो सिंगुलर में है, असिस्टेंट देख लो प्लूरल में है। ठीक, क्या हुआ है इसमें? क्या था? जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो और नार या आर के द्वारा जुड़े हो तो देख लो
एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, आर के द्वारा जुड़े हैं। वैसे आर जहाँ भी आता है तो आइदर जरूर आएगा, नार जहाँ आएगा वहाँ नाइदर जरूर आता है। तो हमें देखना है ये दोनों जुड़े कैसे हैं। तो आर द्वारा जुड़े हैं, और क्या ध्यान देना है कि उसमें से एक सिंगुलर और एक प्लूरल जरूर होना चाहिए। तो ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। अब देख लो जो हमने प्रोनाउन यूज किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है, एक सिंगुलर के अकॉर्डिंग किया होता तो यहाँ दियर नहीं होता है ना। इसका मतलब है कि किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, असिस्टेंट के, और असिस्टेंट ही तो इसके पास वाला है। इस प्रोनाउन के पास वाला नाउन कौन है, असिस्टेंट है या मैनेजर है, तो पता चलेगा असिस्टेंट है। तो असिस्टेंट किस में था, प्लूरल में, इसलिए जो प्रोनाउन यूज हुआ वो कैसा था, प्लूरल है। ठीक, तो इसे आप नोट करो। चलिए तो फिर अब अध्ययन करते हैं प्रोनाउन नंबर दूसरा। पहला प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन जिसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब है दूसरा, आप किसी को भी दूसरे पे लिख सकते हो, मैं इसको लिख रहा हूं तो इसलिए ये दूसरा हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी है निजवाचक सर्वनाम, मतलब जिससे अपनत्व, अकेलिया, जिसको हम लोग अकेलिया बोलते हैं, अकेलिया का भाव पता चले कि ये हमारा ही है, इसके अलावा और किसी का नहीं है। अगर ऐसा भाव पता चलता तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। पहचान इसकी सिंपल लिख दी गई है। ऐसे शब्द जिनमें सेल्फ या स्लैप्स लगा होता है वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कोई भी वर्ड हो अगर उसमें सेल्फ या स्लैप्स लगा है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक, इंग्लिश इसकी लिख दी गई है, सच वर्ड्स दैट कंसिस्ट सेल्फ और स्लैप्स दोज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, इफ यू डू सो, यदि तुम ऐसा करोगे, यू विल हर्ट, तुम नुकसान पहुंचाओगे, योर सेल्फ माने खुद को। तो यहां अगर आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है तो देख लो भैया, इसे पहचान लो। जिसमें सेल्फ लगा है या जिसमें स्लैप्स लगा होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब अगला इसमें नोट है कि अगर एंजॉय मिल जाए, प्राइड मिल जाए, एब्सेंट मिल जाए, इंट्रोड्यूस मिल जाए, चीट मिल जाए, सेटिस्फाई मिल जाए, बिजी मिल जाए, अगर ऐसे वर्ब आपको मिलते हैं तो उनके बाद एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट में भी आपको पता चलेगा एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है या एक ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाई जाती है। एग्जाम्पल, ही इंट्रोड्यूस, सी इंट्रोड्यूस, उसने क्या किया, परिचय दिया, हरसेल्फ माने खुद का, टू द प्रिंसिपल माने प्रिंसिपल, वह अपने ही, किसी की सहायता नहीं ली, वह अपने ही गई। तो देखो हरसेल्फ एक ही यूज हुआ है। ठीक, अगला नोट है क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण नहीं करते, ये हमेशा किस जगह पे प्रयोग होते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं। अगला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। मतलब अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वहां भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हो। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बल या जोर, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, एम्फेसिस, प्रकट करने के लिए नहीं होता। मतलब बल या जोर प्रकट करने के लिए सेल्फ या स्लैप्स नहीं होता। अभी आपको पढ़ाया जाएगा वो एम्फेटिक हो जाएगा। जैसे ही ये बल या जोर प्रकट करेगा तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, एम्फेटिक हो जाएगा। जब आप उसका अर्थ नॉर्मली लोगे तो रिफ्लेक्सिव, और अगर आप उसका अर्थ बल या जोर के रूप में ले लोगे तो एम्फेटिक हो जाता है। ठीक, इसे आप नोट करो। अभी इसमें और एक नोट्स है, लिखवाने के बाद तब दूसरा करते हैं। चलिए तो अगला नोट है किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, कि एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एनीबॉडी, समबॉडी, यदि आदि शब्द कैसे होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। और इनके लिए जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, अगर उनसे मुझे क्या भाव पता चलता है, पुरुष का भाव पता चलेगा तो हम हिमसेल्फ लगाएंगे, स्त्री का भाव पता चलेगा तो हरसेल्फ लगाएंगे, और अगर बहुत छोटे बच्चे है ना, बहुत छोटे बच्चे या निर्जीव का पता चलेगा तो इटसेल्फ लगाएंगे।
ठीक। अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही से आ गया तो एम्फेटिक प्रोनाउन में कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एम्फेटिक बन जाता है। कब? जब उससे आप बल या जोर प्रकट कराने लगते हो तब। देख लो लिखा गया। यदि तीसरा है भी वही एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बल या जोर प्रकट करने के लिए प्रयोग हो तो वह क्या बन जाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। इफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज एम्फेसिस देन इट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ। पता कैसे चला कि भैया ये माई सेल्फ, पता कैसे चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव की तरह यूज हुआ है या बल या जोर प्रकट कर रहा? तो देख लो भैया, आई के साथ क्या लगता है, पढ़ा होगा। आई के साथ सैल लगता है और क्या लगा है? विल लगा है। अरे भैया यही तो बता रहा है, यही बता रहा है कि यह जो सेल्फ लगा है, माई सेल्फ, वो किस यूज में लगा हुआ है? बल या जोर प्रकट करने के लिए लगा है। ठीक। तो इससे पता चलता है कि इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है? बल या जोर प्रकट करने के लिए हुआ है। नोट में देखो मैंने लिख भी दिया है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग बल या जोर प्रकट करने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। देख लो, बल या जोर इसी से तो पता चल रहा, इससे नहीं पता चलेगा। कोई शब्द डालेंगे और कोई शब्द डाल देंगे जो बल या जोर प्रकट करेगा, तब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या कहलाएगा? एम्फेटिक होगा। ठीक। तो आज इतना ही, शेष दूसरे दिन।